अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर तो है सदर आरिफ अलवी के बारे में। सदर आरिफ अलवी ने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ये मान लिया है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना उनका इख्तियार नहीं है। ये खबरें हमारे पास इस तरीके से आई है कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब के पास पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की रियासती मशीनरी के बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे थे, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे। पाकिस्तान के जो इस वक्त के इंटरिम वजीर कानून है उन्होंने भी अलवी साहब से मुलाकातें की और उसके अलावा पाकिस्तान की अफवाज के भी कुछ लोगों ने उनसे मुलाकातें की। ऐसे कि जो चीफ हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि नदीम अंजुम साहब उन्होंने भी जाकर सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू शनीद की और उनको समझाया कि आप जब तक आप अपने ओहदे पर हैं तब तक आप जो है सबके साथ मिलजुल कर चलें और कोई मसाइल पैदा ना करें। लेकिन इस वक्त सदर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है अपनी पार्टी की जानिब से भी है। उनकी पार्टी का एक इजलास हुआ था पिछले दिनों, उसके अंदर उन्होंने करारदाद पास कर दी है कि सदर पाकिस्तान जो है वो फौरन इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करें। तो इस वक्त सदर पाकिस्तान एक बुरी जगह फंस चुके हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जो उन पर दबाव डाल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो उन पर दबाव डाल रही है। सदर आरिफ अलवी जो हैं माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनकी सियासी जमात है, वो जमात जिन्होंने उनको पहले MNA बनाया और फिर सदर मुमलिकत की कुर्सी पर बिठाया, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जिनकी मदद के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकती थी। और ये बात सदर आरिफ अलवी साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक दरमियान का रास्ता निकालने की दरखास्त की थी। हथियार डालते हुए उन्होंने ये कहा था इस्टेब्लिशमेंट से कि मुझे कुछ फेस सेविंग भी दी जाए। तो फेस सेविंग जो उनको आरिफ अलवी साहब को दी जा रही है उसके बारे में ज़राए का ये कहना है कि वो ये फेस सेविंग होगी कि सदर साहब जो हैं वो अपनी जो उनके ख्याल में उनको आईन इजाज़त देता है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का काम करने की, वो कर गुजरेंगे, वो एक डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस जो सदर पाकिस्तान का ऐलान होगा या सदर पाकिस्तान का नोटिफिकेशन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब नहीं होंगे। तो पाकिस्तान PTI के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा कि वहां पर उनकी मदद करने को, उनकी सपोर्ट करने को, उनकी सहूलतकारी करने को जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो नहीं मौजूद होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में एक नया चीफ जस्टिस आ चुका होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और काजी फाइज ईसा साहब पहले ही कह चुके हैं कि इस किस्म की जो कानून साजियाँ हैं उनको चैलेंज करने की जो सारी गुफ्तगू है, उनके जो केसेस सुनने हैं उसका फैसला वो तब तक नहीं करेंगे या तब तक उस बेंच में नहीं बैठेंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हुआ है, जब तक उसका डिटेल्ड फैसला नहीं जारी हो जाता या उस पर कोई फैसला नहीं होता तब तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस किस्म का कोई केस नहीं सुनेंगे। तो सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो है उनकी ये उम्मीद है कि इस तरीके से मामला कुछ लटक जाएगा, उनकी तरफ से भी डेट अनाउंस हो जाएगी ताकि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके लोग हैं उनकी तरफ से जो दबाव का सामना है उससे भी बचत हो जाएगी। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि फॉरेन इलेक्शन मत हो और फरवरी मार्च के अंदर जाके कहीं इलेक्शन हो, वो काम भी शायद पूरा हो जाएगा। तो इस तरह सदर आरिफ अलवी ने हथियार तो डाल दिए लेकिन दरमियान का रास्ता अख्तियार किया। ना इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने चपकुश बढ़ाने की कोशिश की अपनी, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी अपनी सियासी जमात है उसके अंदर चपकुश बढ़ाने की कोशिश की। आगे खबर जो है वो नैब के बारे में है। नैब के अंदर बहुत ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। नैब जो पाकिस्तान की है उसके कवानीन के अंदर पिछली हुकूमत ने कुछ तरमीम करने की कोशिश भी की थी। उस तरमीम के मुताबिक 50 करोड़ से कम का केस नैब नहीं सुन सकता, कम से कम 100 अफराद होने चाहिए जिनके साथ कोई धोखा किया गया हो, तभी केस नैब के पास आ सकता है, वरना तमाम तर केस जो है वो एंटी करप्शन या इस तरह के दीगर इदारों के पास जाता है। इस वक्त हालात ये हैं कि जो नैब के डेप्यूटी चेयरमैन थे जाहिर शाह साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है अपना, और उस ज़ाती वजूहात बताई हैं उन्होंने कि मेरी कुछ ज़ाती वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के असगर हैदर साहब, वो भी आज से चंद रोज कबल इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस वक्त नैब के अंदर ना तो प्रोसिक्यूटर जनरल है और ना ही डेप्यूटी चेयरमैन है। इस सब के पीछे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डेप्यूटी चेयरमैन साहब जाहिर शाह साहब जो हैं वो नैब के बनने से, यानी कि 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये नैब बनाई थी तब से लेकर आज तक इदारे के साथ थे, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिनकी वजह से वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इसी तरह असगर हैदर साहब जिन्होंने 3-4 रोज़ कबल ज़ाती वजूहात का बताकर इस्तीफ़ा दिया था, ज़रा ये बताते हैं कि उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं है। नैब को इमरान खान
साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनको तेजतर चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब थे वो काम को डिले कर रहे थे। अब अगर हम ये देखेंगे जो डिप्टी चेयरमैन हैं, अगर उनकी भी जो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा है, अगर उसके बारे में सोचा जाए तो शायद ये भी हो सकता है कि वो भी इसी वजह से जा रहे हों, क्योंकि वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ ना कोई कार्रवाई करना चाहते हो। आपको बताते चलेंगे 2021 में सदर आरिफ अलवी साहब ने इन डिप्टी चेयरमैन जो हैं ज़ाहिर शाह साहब, इनकी अपॉइंटमेंट की थी और उसके बाद से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने नैब के अंदर 1999 से काम शुरू किया, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सियासतदानों को एहतसाब करने के नाम पर इदारा बनाया, लेकिन बाद में तारीख ने हमें बताया कि एहतसाब के नाम की चीज़ तो कुछ नहीं हुई, अलबत्ता इन लोगों की सियासी वफादारियाँ तब्दील कराई गई और सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के बाद नैब के केसेस भी बंद हो गए। इस वक्त हालात ये हैं कि नैब जो है वो इमरान खान साहब के सामने बेबस नजर आता है, शायद इसीलिए नैब के अंदर ये उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर नैब की जो सारे केसेस हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तेजी जरूर आएगी, क्योंकि नैब के पास इस वक्त इमरान खान से मुतल्लिक बहुत सारे केस मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस 190 मिलियन पाउंड का है, जिसमें इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए थे वो वापस कर दिए मलिक रियाज साहब को, और उसके बदले में इमरान खान साहब को 400 कुछ कनाल ज़मीन मिली, उनकी बीवी को कुछ तोहफे तोहफ़े भी मिले, वहाँ पर बिल्डिंग भी बना कर दी मलिक रियाज साहब ने। तो ये एक बड़ा ओपन एंड शट केस है। नैब को इसके अंदर कुछ खास मेहनत करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। एक शख्स मौजूद है जिसको ज़ाती फ़ायदा दिया गया, माली फ़ायदा दिया गया, और उसने बदले के अंदर इमरान खान साहब को और उनकी बेगम को काफ़ी सारी ज़मीन जो थी वो गिफ्ट कर दी। अगली खबर जो है हमारे पास आखिरी, वो है क्रैकडाउन से मुतल्लिक। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, न सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बल्कि सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर इस तरह के जो इदारे हैं, FIA, वो इस वक्त लिस्टें बना रहे हैं उन लोगों की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, इनकी गन्नम की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, खादों की स्मगलिंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनके खिलाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो क्रैकडाउन है उसका ये हिस्सा है। आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि बड़े बड़े माफिया जो हैं उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो जेल के पीछे होंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और इस वक्त उनको कोई अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल सकेगा। जहां तक बात की जाए चीनी के स्कैंडल की, तो इस वक्त चीनी के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद, चीनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसकी जानिब से शुगर मिल्स जो वाले जो हैं उनको कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन इसके अंदर दूसरी तरफ से ये खबर भी आ रही है कि ये रिलीफ शायद पिछली जो PDM की हुकूमत थी उनकी वजह से मिला, जिस वक्त इसहाक डार साहब ने एक वफाकी हुकूमत के अहदेदार होते हुए सूबाई महकमे के काम में मदाखलत की, जिसको बुनियाद बनाकर वो जो शुगर मिल मालकान हैं वो अदालत में चले गए और अदालत ने बिल्कुल मेरिट पर फैसला किया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अदालत का जो फैसला था वो मेरिट पर था या किसी को फेवर देने के लिए था। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जिस तरह डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह चीनी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, इसी तरह आने वाले दिनों में गंदम और जो खाद है उनके जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ भी शदीद क्रैकडाउन होने वाला है। और इस सब के बाद जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सब का फ़ायदा भी होता है। आज से चंद रोज़ कबल डॉलर की जो उड़ान थी उसको कोई नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन यही डॉलर जो है वो पिछले चंद रोज़ के अंदर इस वक्त तकरीबन 25 से 30 रुपये गिर चुका है। जो करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने भी बताया है कि तकरीबन एक दिन में $40 मिलियन जो हैं वो करेंसी एक्सचेंज वालों ने स्टेट बैंक के पास जमा कराए हैं। तो इसी तरह अगर क्रैकडाउन होते रहे तो इंशाल्लाह आपको और हमें आवाम को जो है वो रिलीफ मिलते नजर आएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन खार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।